जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो बहुत खास चुनाव है, क्योंकि बहुत कम होता है कि देश में समय पर कोई सरकार चुनाव ना करा पाए। हम जानते हैं कि पिछले बार के चुनाव मिस हुए और राज्यपाल शासन लगा रहा है। बहुत कम होता है कि किसी प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत ना जुटा पाए, जैसा कि लोकसभा में बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर में जाके चुनाव लड़ सके, पास दे दिया। पिछले कई साल से कोशिश होती रही कश्मीर में बड़ी बड़ी बातें करने की, लेकिन इस पूरे दौरान में कश्मीर और जम्मू के जो लोगों की स्थिति है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी ने अपनी राजनीति देश में चमकाने के लिए निशाना तो कश्मीर के लोगों को बनाया था और मुसीबत जम्मू के लोगों को भुगतनी पड़ी। और पिछले कुछ सालों में जितने जम्मू के लोग हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, जब उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि इस राज्य में पिछले 5-7 सालों में खास तौर पे किस तरह से जम्मू अपने आप को बिल्कुल अनाथ एक किस्म से मान रहा है, और जम्मू कश्मीर को ओवरऑल देखिए तो केवल बातें हुई और बातों के अलावा कुछ नहीं हुई। और बातें भी कैसी कि अब जैसे कल गृह मंत्री अमित शाह आए और बोल गए कि अगर कांग्रेस एनसी का शासन आएगा तो आतंकवाद का खतरा पैदा होगा। सुनकर लगे जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जो इतिहास है 1990 से लेके 2024 का 25 साल का, ये वो 25 साल है जिसमें से 15 साल के करीब बीजेपी ने भी राज किया। 35 साल में से 15 साल भी बीजेपी ने भी राज किया है। इस दौरान जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में केंद्र में या तो सहयोगी दल रही या रूलिंग पार्टी रही, तो हमेशा आतंकवाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और पीछे भी अगर आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देखें तो पिछले 3 साल में एक और शिफ्ट देखने को मिला है कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे जम्मू एरिया की तरफ शिफ्ट हुई है। पहले कश्मीर में यह समस्या ज्यादा थी, लेकिन पैटर्न जो दिखा है वो जम्मू के अंदर शिफ्ट हुआ है। पिछले 3 साल में जम्मू एरिया में, जम्मू कश्मीर में 119 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहादत मिली है, उनको अपनी जान देनी पड़ी, जिसमें से 40% जो जाने गई हैं वो जम्मू एरिया में गई हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले 21 के बाद पुंछ में, राजौरी में, कठुआ में, रईसी में, डोडा में, उधमपुर में करीब 51 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जान गई है। तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई बात नहीं करेगा, गृह मंत्री का इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लगातार जब से ये लोग आए, चाहे पठानकोट में आईएसआई को बुलाना हो, चाहे इस पूरे इलाके में जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी जिम्मेवारी ना लेकर केवल ये भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और एनसी अगर आएंगी तो आतंकवाद बढ़ेगा। जबकि सच क्या है, तीसरा टर्म मिला मोदी जी को, तीसरा टर्म, और उसके बाद 4 घटनाएं इस एरिया में हो गई है। 9 जुलाई को हुई, रईसी में बस पे अटैक हुआ था, 33 लोग घायल हुए थे, हम सब जानते हैं। उसके 48 घंटे बाद कठुआ और डोडा में अटैक हुआ था। 8 जुलाई को फिर एक अटैक हुआ कठुआ में, और 15 जुलाई को डोडा में अटैक हुआ जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए। तो ये जो स्थिति है इसको भूलते हुए बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज्यादा हुआ। जबकि सच क्या है, टेररिज्म का जो असली दौर इस जम्मू कश्मीर राज्य में जब तेज हुआ, घटनाएं तो शुरू से चलती आई, जो तेज हुआ वो 1989 की घटना के बाद हुआ, रूबिया शहीद की घटना के बाद हुआ। और उसमें केंद्र में कौन राज कर रहा था? बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी,
फारूक अब्दुल्ला मना करते रहे, मत छोड़ो आतंकवादियों को। बीजेपी के दबाव में वीपी सिंह की सरकार ने उस समय आतंकवादियों को छोड़ा, और उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम घटा इस कश्मीर और जम्मू के अंदर, उसमें 90 के फरवरी से पलायन शुरू हुआ। और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई 1990 में पलायन शुरू हुआ, तो मार्च के अंदर लोकसभा के अंदर राजीव गांधी, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, राजीव गांधी चुनाव हार चुके थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक डिबेट की डिमांड की और कश्मीर के हालात पे डिबेट हुई। और राजीव जी ने यह बोला कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं और यहां पे सेना या बीएसएफ लगाएं। और किस पार्टी ने इसके विरोध किया था? आज अमित शाह जी पुरानी फाइलें नहीं खोलते हैं। किस पार्टी ने विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उनके नेता जसवंत सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि ये लो ग्रेड टेररिज्म है। मैं एग्जैक्ट शब्द यूज कर रहा हूं, लो इंटेंसिटी लो ग्रेड टेररिज्म है, इसलिए कश्मीर में ना तो सेना लगानी चाहिए ना बीएसएफ लगानी चाहिए। ये बीजेपी का स्टैंड था। और उसके बाद अप्रैल 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं करते। आडवाणी जी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी फरवरी में पलायन होना शुरू होता है। इनके अपने गवर्नर जगमोहन, जो बाद में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनते हैं, वो गवर्नर होते हैं, उनके वक्त में पलायन शुरू होता है। और भारतीय जनता पार्टी उसके 2 महीने बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर डिस्कशन भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में इसका जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि कश्मीर उनके लिए उस वक्त भी कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। और वो लगातार केवल इस उसमें रहते थे कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाए और देश में उनकी राजनीति चमके। यही नहीं, 1999 में IC 814 की बात हम सब जानते हैं। कौन था सरकार के अंदर? बीजेपी की सरकार थी। दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा गया था। और उन लोगों के छोड़ने के बाद जो कश्मीर में घटनाएं घटी 2001 में, 2002 में, हर साल 4000 कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई। 2001 में 4000 हुई, 2002 में 3500 हुई, 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनी, यूपीए की सरकार, तो उस वक्त 2000 कैजुअलिटी कश्मीर में होती थी। और यूपीए ने अपनी नीति के बदौलत, और नीति टेररिज्म में स्ट्रिक्ट रहने की नीति थी कि हम टफ रहेंगे, यहां पे विकास करने की नीति थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे मलहम लगाने की नीति थी। तो 2004 में जो 2000 कैजुअलिटीज होती थी, 2011 तक आते आते 70 रह गई। 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में कश्मीर में जो कैजुअलिटीज होती थी वो 65-70 तक आ गई थी, जो देश में भी आप लगा लीजिए तो कई जगह पे इससे ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी। और 2014 तक, 2010-11 से लेकर 14 तक यही कश्मीर घाटी थी, यही जम्मू कश्मीर था, यही जम्मू के इलाके थे, वैष्णो देवी थे, कश्मीर में डल झील थी। आप देखेंगे तो लोगों की फेसबुक पे आप जाके देखिए, टूरिज्म फल फूलने लगा था। कश्मीर में शादियां के फंक्शंस होने लग गए थे। 2010-11 के बाद नॉर्मलसी आई थी। उस नॉर्मलसी को जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में खत्म किया और लगातार कैजुअलिटीज वापस 400-300 तक पहुंचने लगी। कई बड़ी घटनाएं आतंकवाद की हुई। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में, इनकी पूरी डबल इंजन की सरकार यहां रही। सरकार भी क्या रही, मतलब पटरी भी इनकी थी, गार्ड भी इन्हीं का था, ड्राइवर भी इन्हीं का था, सब कुछ इनका था, लेकिन गाड़ी चली नहीं चली गाड़ी। 2019 से लेकर अब तक पूरे देश को बताया कि अब देखिए, अब कश्मीर पूरा औद्योगिकरण हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। देश में तो औद्योगिकरण हुआ 3%, कश्मीर में हुआ 1%। उस कश्मीर में जो डेवलपमेंट के हर पैमाने पर देश में 5वें-6ठे नंबर का स्टेट होता था, कहीं कहीं दूसरे तीसरे नंबर का स्टेट था, उस स्टेट को वहां तक ले आए कि पिछले 5 साल के अंदर लगभग 65% सरकारी नौकरियां खाली है। वहां ले आए, पूरे देश को बोला कि अब कश्मीर में जमीन खरीदने का हक हो गया, आइए खरीदिए।
एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। एक कॉर्पोरेट का बड़ा एग्जांपल आपके पास नहीं आएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में 5 साल के अंदर हुआ तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट। केवल और केवल युवा यूथ बेरोजगार बैठा है। एजुकेशन पूरी प्राइवेट करने की कोशिश की है, बिजली को पूरा प्राइवेट करने की कोशिश की है। मीटर्स का जो हाल है वो आप सब जानते हैं। लोग रो रहे हैं। जो लोग सालों से अपनी जमीनों में बसे थे उनको उजाड़ने का काम इन्होंने किया और पूरा इस तरह से एक माहौल तैयार कर दिया कि एक जो खुशहाल स्टेट बनने लगा था जम्मू कश्मीर 2010 के बाद, जहां शांति थी, वहां पे पिछले कई साल से लगातार अटैक शुरू हुए। और इसकी जिम्मेदारी आज ना नरेंद्र मोदी लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, आज ना अमित शाह लेते हैं गृह मंत्री के तौर पे, ना ही आज यहाँ के राज्यपाल लेते हैं। तो आज जो हमारा ये कहना है कि कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो चुका। आपने जम्मू कश्मीर को फुटबॉल बनाया और आज आपके बड़े बड़े ऐड आते हैं कि अगर धारा 370 आ गई तो क्या क्या खतरा है। डरा रहे हैं। इतने साल के बाद आज ये बताना चाहिए कि 5 साल में जब से आपने हटाया तो आपने अच्छा क्या किया। वो डरा रहे हैं कि ये खतरा है, वो वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो चाहते हैं कि जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता उस बीच के हिस्से को भूल जाए। कहते हैं हम राज्य का दर्जा देंगे। भाई आपको रोका किसने था देने से? अब तक आप ही ने छीना ना, कोई नई चीज तो दे नहीं रहे थे। आपने राज्य को तोड़ दिया, लद्दाख कारगिल को अलग कर दिया, इसको यूटी बना दिया। और आज आप किसको कह रहे हैं? और कहने की बात क्या है इनकी? सिर्फ कहते हैं। आप सबने सुना होगा प्रधानमंत्री जी के भाषण, नोटबंदी हो जाएगी तो कालाधन खत्म हो जाएगा। सिर्फ कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो 2 करोड़ नौकरी आएंगी, कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो काला धन भारत में ले आऊंगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो अब ये कह रहे हैं कि सीएम बना दो तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दूंगा। आपको किसी ने रोका नहीं था, आपने एक स्टेट को तोड़ दिया और इस तरह से तोड़ा कि 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल हो गए, अब तो 5.25 साल हो गए इस बात को। तो सवाल ये है कि ये जो राष्ट्रीय राजनीति में विभाजन पैदा करने के लिए कश्मीर और जम्मू की जनता को जो फुटबॉल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आज जम्मू की जनता भी पूरी समझ रही है। आज आप जम्मू के किसी इलाके में जाइए, मुझसे लोग कह रहे थे आज कि आज बीजेपी वालों का बहुत प्रचार घर घर में चल रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं। तो जब मैं लोगों से बोला तो बोला ये जितना हमारे घर में आएंगे उतना इनके कुकर्म याद आएंगे, उतना इनका करप्शन हमें याद आ रहा है, उतना इन्होंने जो काम नहीं किया वो याद आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता से आप बहुत खेल लिए और जम्मू कश्मीर की जनता से हमारी अपील है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से जम्मू में ये मैसेज दिया है उन्होंने, चलकर वो गए, उनको हमने भी रोका था कि आप कश्मीर की सड़क पे ऐसे मत चलिए, खतरा है। उनको रोका कि खतरा सड़क पे भी हो सकता है, खतरा सीमा पार से भी मोटर अटैक का हो सकता है, लेकिन वो नहीं माने। मैं गवाह हूं उस समय जब आपके सिक्योरिटी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो राहुल जी को समझा रहे थे, उन्हें बोला नहीं मुझे सड़क पे चलना है, जम्मू की जनता के लिए, कश्मीर की जनता के लिए चलना है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने उनको आके फिर समझाया कि आप चलिए, लेकिन किसी को आप गले मत लगाइए जैसे आप पूरे देश में लगाते आ रहे हैं कि पता नहीं कपड़ों में क्या छुपाओ। तो मुझे बोले वहां पे, बोले ठीक है, मान ली बात। और वो चलना शुरू हुए और 5-6 मिनट बाद ही एक आदमी खड़ा था जाके गले। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो सड़क पे दिख रहा था, जो उनके पास आना चाहता था, गले लगा रहे थे, रिस्क ले रहे थे, अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे थे। क्यों चल रहे थे?
इसलिए चल रहे थे कि जो ये जम्मू कश्मीर के साथ इतना जुल्म हुआ है, पुराने सालों में हुआ है, पिछले 5 सालों में हुआ है, उसमें वो ये संदेश दे रहे थे कि जम्मू की और कश्मीर की जनता बाकी देश से अलग नहीं है। राहुल गांधी ये संदेश लेके चल रहे थे कि चाहे कोई भी खतरा हो, कोई भी जोखिम उठाना पड़े, लेकिन जम्मू में और कश्मीर के लोगों को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं कि आप हमारे हैं, आप भारत के हैं, आप हिंदुस्तान के हैं। भारत जोड़ो यात्रा को वहां पे इसलिए खत्म किया था कि ये भारत बिना जम्मू कश्मीर के जुड़ ही नहीं सकता। वो भारत का मुकुट है, लेकिन मुकुट के अलावा वो भारत का दिल भी है। वो मैसेज देने के लिए राहुल गांधी चले थे और मुझे लगता है कि ये मैसेज जम्मू कश्मीर की जनता भी जानती है। ये मैसेज यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके दिलों में उतरा है और इसलिए आज आपके मार्फत हम ये उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर शान से सिर उठा के चलना है, शान से, कि ये देश का एक विकसित राज्य पहले भी था, यहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेज पहले भी थे, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज पहले भी थे, यहाँ पे विकास पहले भी था, डेवलपमेंट इंडेक्स में ये राज्य इंडिया के टॉप राज्यों में से था, पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया के टॉप राज्यों में से था। ये संदेश जम्मू कश्मीर से जाना चाहिए, देश के अंदर ही जाना चाहिए और इस संदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी, सवाल आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैनिफेस्टो पे बोलना है तो बोल दूंगा। मैनिफेस्टो पे सर जो पॉइंट्स थोड़ा सा मैनिफेस्टो कल हमारा रिलीज हुआ है कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर जरा चर्चा करेंगे। आपको जो पूछना होगा उसके बाद। जी, मैनिफेस्टो कल हमारा रिलीज हुआ है और मैनिफेस्टो बनाते हुए जो कांग्रेस पार्टी का मुख्य फोकस रहा है, उसमें पहली चीज ये रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो राजनीतिक एस्पिरेशन है उसका ध्यान हम रख रहे हैं। और राजनीतिक एस्पिरेशन क्या है? पहली बात कि जम्मू कश्मीर राज्य बनना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 149 साल पुरानी परंपरा है जम्मू दरबार की और कश्मीर दरबार की, समर और विंटर कैपिटल की, वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि वो परंपरा यहाँ के विरासत का भी हिस्सा है, यहाँ की पॉलिटिकल एस्पिरेशन का भी हिस्सा है। ये तीसरी बात, जो जम्मू कश्मीर की संपदा को, जम्मू कश्मीर की माइनिंग को, जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्ट्स को, जम्मू कश्मीर की नौकरियों को जो आउटसाइडर्स को दिया जा रहा है बीजेपी के राज में, वो सिस्टम बंद होना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं, उनको प्रेफरेंस यहाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश उनका है, मिनरल्स उनके हैं, जमीन उनकी है, नदियां उनकी है, स्टेट उनका है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले वायदा किया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा की बात करेंगे। दूसरी बात, लोकल बॉडीज चुनाव वक्त पे कराए जाएंगे, इमीडिएटली कराए जाएंगे, क्योंकि आपने जो है लोकतंत्र की जो आत्मा है चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने उस आत्मा को छीन लिया। बिना चुनाव के कभी लोकतंत्र होता ही नहीं दुनिया में। लोकतंत्र और चुनाव एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल क्लियर है कि लोकल बॉडीज चुनाव कराए जाएंगे, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, एक्स सर्विसमैन को, पेंशनर्स को, टीचर्स को रिप्रेजेंटेशन देने की कांग्रेस पार्टी ने बात की है, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनकी की लोकल बॉडीज के अंदर, एमएलसीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा रहा। और इसके साथ जो एक बात है, पिछले कुछ समय से हम सब जानते हैं कि लोगों को अपनी जमीन से, अपनी जगह से बेदखल करने का लगातार अभियान चला है। खास तौर पर जो लैंडलेस लोग हैं, जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको बेदखल करने के कांग्रेस खिलाफ है। अगर किसी विकास के लिए कोई जगह चाहिए तो उसके लिए भरपूर कॉम्पनसेशन,
होना चाहिए जो देश में और जगह पे मिलता है। मुझे मालूम नहीं यहाँ पे कितना लोगों को इसका होगा, लेकिन अगर आपकी जमीन है तो 4-4, 5-5 गुना सरकार से कॉम्पनसेशन मिलता है। उस बात को कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में लागू करने का अपने मैनिफेस्टो में वायदा कर रही है। इसी तरह से जो लोग जम्मू कश्मीर छोड़कर गए उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए लगातार बात हो रही है। और अभी मैं बीजेपी की स्टेटमेंट सुनता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए बहुत काम किया। काम क्या किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2 बार पैकेज दिया, 2008 में और 13 में 2 बार पैकेज दिया। और कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने, कॉलोनी बननी शुरू हुई। आज 2024 में वहीं के वहीं काम अटका हुआ है। मोदी सरकार ने फिर कोई काम नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 3000 पोस्ट क्रिएट हुई थी, जिसमें से 1 साल के अंदर 1963 पोस्ट भर दी गई थी। जो पलायन किए परिवार थे उनको 1963 पोस्ट दे दी गई थी। और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर इसको इग्नोर करके रखा। अब पिछले कुछ महीनों पर उस पर भर्ती शुरू की है। जो 3000 पोस्टें इन्होंने बनाई, 3000 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई थी, 3000 मोदी सरकार ने। लेकिन जो इनकी पोस्टें एक तो खाली रही, चलो खाली रही वो अलग बात है। जो लोग वहां आके बसे या जो परिवार वहां बसे हुए थे, जब उनके ऊपर अटैक्स हुए और उन्होंने सरकार से मदद मांगी तो उनको यह कह दिया गया कि आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, आपको मदद भी नहीं मिलेगी, आपको वहीं उसी इलाके में जाके नौकरी करनी है, खतरा उठाना है। और उस खतरे से बचाने के लिए इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। और ये कहते हैं हमने कॉम्पनसेशन दे दिया उनके लिए 3650 रुपए, 3650 रुपया किया विस्थापितों के लिए कॉम्पनसेशन पर व्यक्ति, मैक्सिमम 13000 रुपए पर साल पर फैमिली 2016 में। आज क्या चल रहा है? 9 साल हो गए और 13000 किया किससे था? यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 10,000 रुपए होता था, उसको 3000 रुपए बढ़ा दिया और उसको अपनी उपलब्धि गिराते हैं और 9 साल भूल गए उन सबको और बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। यही वजह है कि पिछले 10 साल के अंदर आपको कोई इंस्टेंस नहीं मिल रहे हैं कि वापस जो पलायन किए थे, जो विस्थापित हुए थे कश्मीरी पंडित परिवार, वो वापस जाके नहीं बस रहे। ये जो कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी, डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए जो पैकेज था, उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे, जैसा कि उन सालों में लागू करके दिखाया था। जैसा कि राहुल जी खुद गए थे श्रीनगर, आपको याद होगा 2012 के अंदर राहुल गांधी देश के टॉप कॉर्पोरेट्स को लेकर श्रीनगर यूनिवर्सिटी में कश्मीर में गए थे, छात्रों से बात की थी, लोगों से बात की थी कि इन्वेस्टमेंट आए। वो प्रक्रिया पूरी तरह से बीजेपी ने खत्म कर दी। उस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करेंगे। इसके बाद एक जो यहां पे सबसे बड़ा इशू है वो है बेरोजगारी का। कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या देश में सबसे कम होती थी, ये बात फैक्ट है। आज देश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी कश्मीर में हो गई है, दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सेकंड नंबर पे कश्मीर है। वैकेंसीज खाली पड़ी है 65%। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर कट वायदा किया है कि हम लोग आएंगे तो 1 लाख सरकारी वैकेंसी को तुरंत भरेंगे। उसके लिए एक जॉब कैलेंडर इशू होगा, जॉब कैलेंडर में डेट होगी कि किस तारीख को एड निकलेगा, किस तारीख को एग्जाम होगा और किस तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये सेम जॉब कैलेंडर कांग्रेस ने तेलंगाना में निकाला था और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 4 महीने के अंदर 4 महीने में 30,000 लोगों को नौकरी सरकारी दे दी गई, अखबार में कैलेंडर पब्लिश करके। बीजेपी की तरह नहीं, जो देश में भी क्या करते हैं कि आप नौकरी पहले तो एडवर्टाइज नहीं करते और एडवर्टाइज करते हैं तो एग्जाम नहीं लेते, और एग्जाम लेते हैं तो 3-3 साल तक रिजल्ट नहीं निकालते। इसलिए जॉब कैलेंडर की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। और जब तक नौकरी नहीं लग रही है, 1 लाख तो नौकरी भरने का वायदा है, जब तक नहीं लग रही है तब तक जो यूथ है
अनएम्प्लॉयड यूथ को उसको हर महीने 3,500 रुपए का अलाउंस कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा वायदा है। इसके अलावा जो बॉर्डर के जिले हैं वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जो मुश्किल एरियाज हैं वहां पे डायरेक्ट उसकी बात कर रहे हैं, और जो 30% कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लोकल पॉपुलेशन को, लोकल यूथ को देने का हमारा इरादा है, क्योंकि लोकल यूथ को उस इकोनॉमी में जोड़ना है। और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जिसकी वजह से बहुत सारा यूथ बाहर जो नौकरी पाता है वो समय पे जा नहीं पाता है, उसको जो दिक्कतें होती हैं, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का कांग्रेस का इस मैनिफेस्टो में हमारा वायदा है। महिलाओं के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि जो महिला सम्मान हमारी स्कीम है उसमें 3,000 रुपये महीना, जो महिला हेड होगी फैमिली की, जो भी फैमिली में सबसे बड़ी महिला होगी उसको 3,000 रुपये महीना देने का हमारा वायदा है। और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए जो सखी शक्ति नाम से हम लोग 5 लाख रुपए का वहां पे लोन जो है वो महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे वर्कर एक बहुत बड़ी फोर्स है, जिसकी वजह से जो गांव के अंदर एक पूरा सिस्टम चल रहा है, तो उनकी जो ऑनरेरियम है, उनको जो मेहनताना मिलता है, उसको दुगना करने का कांग्रेस पार्टी का अपनी मैनिफेस्टो में ऐलान है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम वर्कर्स हैं, उनको दुगना मानदेय मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हर पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल विमेन सेल की हमारा महिलाओं से वायदा है कि हर उसमें पुलिस स्टेशन में विमेन सेल और हर पंचायत में विमेन क्लब बनाने का कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में वायदा किया है। एजुकेशन का जहां तक सवाल है, अब जो एजुकेशन मोदी सरकार ने कर दी है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में। अभी आजकल नीट का सबने देखा क्या हाल हुआ है, कैसे पेपर लीक होते हैं। और उसके बाद जो पास हुए बच्चे, सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो 40% रह गए हैं लगभग, बाकी प्राइवेट हैं। उसमें अगर आपके नीट में 600 नंबर भी आए हैं, 580 नंबर भी आए हैं, टॉप पे आप, तो भी आप एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि फीस 1.5 करोड़ रुपए हो गई है। इस देश में क्या आम परिवार का बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकता है? क्या आम परिवार का बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकता है? क्या आईआईएम की फीस जो कांग्रेस जब थी तो 2 लाख 3 लाख होती थी, बढ़ के 40-40 लाख रुपए हो गई है, क्या उसमें आम परिवारों के बच्चे जा सकते हैं? तो कांग्रेस का जो हमारा 24 के मैनिफेस्टो में भी था और यहां पे भी है कि जो प्राइवेट शिक्षा पे पूरा जोर मोदी सरकार ने दे दिया है, पूरे देश के अंदर कर दिया है, उसको हमने बदलना है। सुलभ शिक्षा देने की जो है परंपरा, क्योंकि शिक्षा की वजह से यहां जितने इस कमरे में लोग बैठे हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि एक आध को छोड़ दीजिए, बाकी सभी की तरक्की केवल और केवल इसलिए हुई क्योंकि उनको सस्ती शिक्षा मिली, उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके लाइफ में आगे पहुंच गए। हम सब ऐसे लोग हैं। 1.5 करोड़ रुपए अगर हमारे टाइम में फीस होती तो हम भी नहीं पढ़ सकते थे। और मुझे नहीं मालूम कि मोदी सरकार क्यों नहीं चाहती है कि लोग पढ़ाई करें, आम परिवार का बच्चा पढ़ाई करे, आम परिवार के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो, ये क्यों नहीं चाहते हैं। और इसीलिए सरकारी स्कूलों में जहां पे इन्होंने पूरे टीचर्स हटा दिए हैं, वहां पे हम टीचर्स की भर्ती वापस करने की बात कर रहे हैं। जहां सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, शुरू में उनको टेम्परेरी स्कूल शुरू करने की बात है, और फिर उसको प्लानिंग में लाके कैसे करना है, ये हमारा वायदा है। अब इसके अलावा जो किसानों के लिए है, उनको अतिरिक्त 4,000 रुपए का सपोर्ट, खास तौर पे जिनके पास जमीन नहीं है, जो किराए की खेती करते हैं या भूमिहीन किसान है, उनको कांग्रेस पार्टी दे रही है। और जो लोगों के पास जमीन नहीं है लेकिन वो उस जमीन पे खेती करते हैं, भूमिहीन काश्तकार जिसको बोलते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, उनको 99 साल की लीज पर जमीन देने का कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो में वायदा किया गया है कि उसमें देंगे। और साथ ही अभी सब एमएसपी तो दे नहीं रही है, बीजेपी वायदा कर दिया था जब किसानों का आंदोलन उठाना था, बोले थे हम एमएसपी लाएंगे, लेकिन
एक इशू पे हम एमएसपी का वायदा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू और यह खासतौर पर कश्मीर में है, सेब को ऊपर 72 रुपए प्रति किलो की एमएसपी का हमारा वायदा है कि सेब के लिए 72 रुपीज की एमएसपी और सारी क्रॉप के लिए जितनी भी क्रॉप होती है उसके लिए 100% इंश्योरेंस का कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किया है। और साथ ही साथ हर एक जिले में नई टेक्नोलॉजी के लिए 2,500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाने की बात कर रहे हैं ताकि उसके अंदर छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम लोग ला पाए और इनोवेशन ला पाए। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा वायदा है। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रहा है वो है कि मीटर्स का इशू। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। तो एक पहले बिजली के पैसों को लेकर जो स्टेक होल्डर उनसे बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मीटर्स के इशू पर रिव्यू करेंगे, इस मामले को सॉल्व करेंगे। और तीसरी बात, जो ऑफ सीजन में जब जो बॉर्डर इलाके में होते हैं और उनको शेलिंग की वजह से वहां से जाना पड़ता है लेकिन बिजली का बिल चलता रहता है, या सीजन के अंदर ऑफ सीजन है खेती का, बिजली का बिल चलता रहता है, उस सिस्टम को चेंज करके डायनेमिक चार्जिंग की बात कर रहे हैं ताकि जिस पीरियड में जम्मू कश्मीर के लोग बिजली का इस्तेमाल करें उस पीरियड का बिल उनके पास आए। जिस पीरियड में बिजली इस्तेमाल नहीं होती है उस पीरियड में बिजली का बिल उनको नहीं आए। सर और इससे ज्यादा चलाएंगे भी नहीं। एक दो चीजें पे ऐड कर दूंगा जस्ट। एक हेल्थ इंश्योरेंस का है, हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख। सफल साहब ने बहुत सी चीजें आपको नहीं है तो बहुत सारी। एक बड़ा मसला यहाँ पीओजे के विस्थापित भी है कि आपको पता है कि हमने 25 लाख पर फैमिली का एक पैकेज जम्मू कश्मीर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिदायत के मुताबिक हमने बनाया था, जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30 लाख किया। और बीजेपी कहती थी कि हम 8 असेंबली की सीटें जो पीओजे से विस्थापित आए उनमें से एक मैं भी हूँ कि इनके लिए आरक्षित करेंगे असेंबली में। उसमें मैं भी हूँ, आप भी है तो 30 लाख जो है उन्होंने कहा था। आप लोग तो ये इशू जानते हैं। सिर्फ जो हमने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम उस पैकेज को पूरा लागू करवाएंगे। साथ में जो जमीनें यहाँ पे अलाट हुई थी, पिछली सरकारों ने हमको अधिकार दिए, कानूनी अधिकार दिए, हम उसको बेच सकते हैं बेटी की शादी किसी भी मसले में, लेकिन इन्होंने बंद किया था। हम वो अधिकार वापस करेंगे। और इसके साथ साथ जो हेल्थ में आपको कहा, सोशल जस्टिस में ओबीसी के बड़े इश्यूज हम विस्तार से भी इसको बताएंगे। SC ST के लिए तो हॉस्टल भी है। ओबीसी का स्कॉलरशिप मोदी सरकार ने बंद किया। ओबीसी की बातें तो बहुत करते हैं, कहते हैं मैं खुद भी हूँ, लेकिन उनका स्कॉलरशिप 2022 से बंद है बच्चों का, उनके लिए हॉस्टल नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन की भी बात हमने की है। एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में बैकवर्ड क्लासेस का कोई मेंबर नहीं है, तो उनकी बड़ी डिमांडें जो है उनको भी हमने इंक्लूड किया है। और इसके अलावा बहुत ही अहम और चीज़ें जो यहाँ पे आप देखेंगे, नंबरदार चौकीदार से लेकर के पेंशन की बातें हैं, बॉर्डर रेजिडेंट्स और ALC के लोगों की बातें हैं, आपके पत्रकारों के लिए और वकीलों के लिए भी। शायद किसी पार्टी ने कहा, आपने फ्री ट्रेवल की बात जो है उसमें कहा, प्रेस क्लब और मीडिया सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। और एक्रीडेशन जो आपकी बंद है 2022 से जर्नलिस्ट की, यानी जर्नलिस्ट उसको बहाल करने की बात है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये आर्डर हुए हैं। मैं जानता हूँ जर्नलिस्टों की हालत क्या रही है। और इंश्योरेंस और पेंशन की बात भी हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, ये आज तक नहीं बनी। इसलिए मैं ये इस पे मैं बोल देता हूँ, ये इस इश्यू पे बोल देता हूँ। कांग्रेस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो भाई सवाल पहले बोल लो, मैं आपको बता। अच्छा बोलो, चलो। क्वेश्चन ये है कि सिख समुदाय जो लगातार ये एक विवाद कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो पंजाबी को लागू किया, वो भी रखी है। दूसरा उनका कहना है कि असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमारा प्रतिनिधि नहीं है। कश्मीरियों को 2 नॉमिनेशन दे दिया, पीओके को 1 दे दिया, सिख समुदाय का कोई प्रतिनिधि जो है नॉमिनेशन नहीं है। आपका मैनिफेस्टो में किस तरह से इसको बताइए। मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी रिवाइव करेंगे। उसमें इन सभी सेगमेंट्स, केवल सिख कम्युनिटी नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटीज भी, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स, उनको प्रतिनिधित्व देने का कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया। दूसरी बात, जहां तक पंजाबी लैंग्वेज की बात है,
उसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी है कि पंजाबी लैंग्वेज यहाँ की सेकंड लैंग्वेज रही है, हरियाणा में सेकंड लैंग्वेज है। वहाँ के मैनिफेस्टो में भी हम ये बात कह रहे हैं कि इसको प्रमोशन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। और जो बाहर से अगर आप कहते हैं कि जो डिस्प्लेस्ड लोग आए हैं, उसके अंदर भी जो पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग आए हैं, उसमें भी बड़ी संख्या तो सिखों की है। हाँ, बड़ी संख्या तो सिखों की है। वो नॉन सिख और सिख के बीच में डिवीजन नहीं है, लेकिन वो बड़ी संख्या सिख फैमिलीज की है। वो उनके लिए भी क्लियर कट ये कहा है कि ना केवल उनके रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि पिछली बार जो सिस्टम इन्होंने निकाला था उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, उसकी बहुत शिकायतें आई थी, उसको भी ठीक करके दोबारा शुरू करने की बात कर रहे हैं। जी। एक मिनट में खामोशी का दान दीजिए। बोलिए अगर मुझे इजाजत हो तो मैं एलैबोरेट करूं, क्योंकि मैं को चेयरमैन था इसके लिखने में। 4 किस्म के ब्राडी रिफ्यूजीज हैं। 1947 में एक तो पीओके से आए हैं और दूसरे वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं। 1965 की जंग में और 1971 की जंग में शम्ब एरिया और इस एरिया से रिफ्यूजी आए हैं। जो पीओके के विस्थापित है वो 40,000 फैमिलीज हैं जो उस वक्त आई 47 में। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थोड़ी फैमिली थी, उनको नागरिकता नहीं थी, 373 में वो मिली है। तो जो पीओके के विस्थापित थे वो स्टेट सब्जेक्ट थे। हम लोग महाराजा की स्टेट के स्टेट सब्जेक्ट थे, इसलिए हमको पूरा अधिकार है। जो यहाँ रहते थे जम्मू में या मीरपुर मुजफ्फराबाद जब पहुंच में रहते थे, उनका अधिकार क्यों नहीं? ऑक्यूपेंसी राइट के अधिकार हमको मिले, उसको बेच सकते थे। लेकिन इस सरकार ने बंद कर दिया। हम जमीनें छोड़ के आए, उसकी जगह जमीन मिली, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं, कोई कानून के उल्लंघना नहीं। इन्होंने मरमती से कि हम जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मालिक वही है जो कस्टडी, जो माजरीन है मालिक वही है हमारे कालम में। जो हमारे पास ऑक्यूपेंसी टेंडेंसी की राइट है वो हम ट्रांसफर कर सकते थे, जो बंद किए। और इस तरह के और इश्यूज है, ये सारे कानून के दायरे में है। और रिफ्यूजी वेलफेयर बोर्ड इसलिए कि इन सारे लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। कोई आदमी 57 में आया, वो कहीं जेल में था या यतीम आश्रम में था, तो उसका केस देखा जाएगा। उसके 3 भाइयों को जमीन है, उसको नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इसलिए कुछ इश्यूज के लिए वो बोर्ड बनेगा, वो सारी चीजों का एग्जामिन करेगा। 70 साल से जो लोग डिमांड कर रहे थे, तो उनका कंप्रीहेंसिव सोल्यूशन होगा, उसका कोई और मकसद नहीं है। उनके छोटे छोटे इश्यूज, किसी को रिलीफ नहीं मिला, 5.5 लाख भी नहीं मिला। अभी 4000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको 5 साल में रिलीफ नहीं मिल सका बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और भी कई इश्यूज हैं जो बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास उठाएगा। जी 2500 करोड़ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल इरिगेशन प्रोजेक्ट वन टाइम हो गया। नहीं, एनुअल नहीं है ये। 2500 करोड़ का अभी फर्स्ट फेज में टोटल हम वायदा कर रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन के प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट हैं। आप ये स्टैंड नहीं ले सकते कि हमने एक बार इरिगेशन का प्रोजेक्ट बना दिया, अब आगे इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन पहली बार में 2500 करोड़ का अलग से एलोकेशन हम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।